मैं हूं प्रियंका संभव। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में हम ये डाउनवर्ड जो रिवीजन है वो देख रहे हैं। इससे पहले फरवरी में भी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी और बैक टू बैक ये दो कट्स हमारे सामने हैं। करीब 5 साल के पॉज के बाद रेपो रेट में अब हम देख रहे हैं इसे नीचे की तरफ खिसकते हुए। आज की कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% हो गया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है और इसीलिए अगर बैंकों को कम दर पर लोन मिलेगी तो वो भी आपको कम दर पर लोन देंगे। इसलिए आपके लिए होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की किस्त कम होगी। आरबीआई की एमपीसी की नए फाइनेंशियल ईयर में ये पहली बैठक थी और इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली और मैं इनसे समझना चाहूंगी कि इसका हम इम्पैक्ट क्या देखेंगे और अभी जिस तरह की ग्लोबल टेंशन है उसके बीच में आरबीआई का ये अकोमोडेटिव स्टैंड, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कोहली, स्वागत है आपका मनी 9 में। बिल्कुल, आरबीआई के सभी एमपीसी के सभी सदस्यों ने एक मत होकर के कहा कि कट को आप कट कीजिए और एक 25 बेसिस पॉइंट की हम कटौती देख रहे हैं। अकोमोडेटिव स्टैंड है, कोई डर नहीं दिख रहा है, कोई ग्लोबल रिसेशन, ट्रेड वॉर को लेकर के बहुत काम नजर आए आरबीआई गवर्नर। तो इकोनॉमी को लेकर क्या अब निडर ही रहना चाहिए हमें भी, जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने जो स्टैंड लिया उसे देखते हुए आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? नमस्कार प्रियंका और मनी 9 के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, अगर आपने आरबीआई गवर्नर साहब की स्पीच जो जिन लोगों ने सुनी तो उन्होंने भले ही काम स्टैंस रखा पर उन्होंने ग्लोबल अनसर्टेनिटी का बार बार जिक्र किया। मैं गिन रहा था, कोई 5-6 बार उन्होंने इसका जिक्र किया है बीच में। तो उनके बैक ऑफ द माइंड ऐसा लग रहा था कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ नीति है उनके बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ की बात करी, उन्होंने स्टेबिलिटी की बात करी, पर साथ में वो इन्फ्लेशन की भी कंट्रोल में होने की बात करी। उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्टेबल है और उसमें ग्रोथ दिख रही है। पर उन्होंने साथ में ये राइडर लगाते गए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमारे सिर पर मंडरा रही है और वो हमारे लिए एक चैलेंज खड़ा कर सकती है, हेडविंड्स खड़ा कर सकती है। अब जहां तक रेट कट की बात है, मुझे लग रहा है आम आदमी के लिए एक राहत की खबर है। आप अगर लोन लेते हैं, कार का लोन लेते हैं, कंज्यूमर लोन लेते हैं, सबसे बड़ा लोन तो होम लोन होता है। ज्यादातर लोग जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो होम लोन पर पड़ता है। तो मैं अगर शो के शुरू में ही अगर उसका इंपैक्ट बता दूं तो शायद मुझे लगता है दर्शकों के लिए शो और भी ज्यादा रोचक हो जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, आज जो रेट कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट का, और मान लीजिए आपने 8.25% पे ये लोन लिया हुआ है, 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, 20 साल का मैं एवरेज लेके चलता हूं। नॉर्मली लोग 15-20 साल का लेते हैं, मैं 20 साल का मान रहा हूं। तो आपकी ईएमआई करीब करीब 1580 और 1600 रुपए के बीच में कम हो जाएगी प्रति माह। यानी कि आपको साल का अगर मैं कहूं तो 18,000 से 20,000 रुपए का फर्क पड़ेगा। ये आज के रेट कट का असर होगा। पर इसमें शर्त यह है कि आपने जिस बैंक से लोन लिया हुआ है वो बैंक जो है वो उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करे और जल्दी उसको इफेक्ट दे, क्योंकि बहुत सारे बैंक क्या होते हैं कि कुछ दिन बाद उसको इफेक्ट देते हैं, इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं देते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि आपका लोन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपका फिक्स्ड रेट लोन है तो फिर आपके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर आजकल ज्यादातर लोग फ्लेक्सिबल रेट लोन लेते हैं, तो उससे आपको करीब 15 से 20,000, 18 से 20,000 रुपए का साल का फर्क पड़ जाएगा। तो ये तो रहा, मैंने एक बड़े लोन की बात कर दी। अब इसी को आप छोटे लोन्स में और बाकी के लोन्स में आप इसको घटा सकते हैं। तो कुल मिला के रेपो रेट दूसरी बार कट हुआ है। ये जो नए आरबीआई गवर्नर साहब आए हैं, मुझे लग रहा है बहुत लकी चार्म रहे ये। पहले उन्होंने फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो इनकी पहली थी, एमपीसी मीटिंग थी, उसके बाद इन्होंने पीसी करी। आज इन्होंने दूसरी बार करा, दूसरी बार भी रेट कट हो गया। तो पिछली 2 बार में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है। इसी तरह माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दी जाती है। बैंक रेट में भी अकॉर्डिंगली चेंज आता है। पर लोगों के लिए जो काम का होता है वो रेपो रेट होता है, क्योंकि बैंक्स के लिए पैसा सस्ता हो जाता है और बैंक्स उसको आगे पास ऑन करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये तो रही बात। पर आपने देखा कि आपने पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये तो इम्पैक्ट हुआ माइक्रो लेवल पे कि हमारे जो अपने होम लोन्स हैं, हमारे कंज्यूमर लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं। अब दूसरा असर आपने शेयर मार्केट पे आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट ने कोई पहले जब आरबीआई की एमपीसी होती थी तो शेयर मार्केट बहुत रिजॉइस करता था। शेयर मार्केट ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया
और दूसरी अच्छी खबर जो कि हमें आरबीआई गवर्नर साहब के मुंह से भी सुनने को मिली और आईएमडी से भी मिली कि मॉनसून इस बार 103% का रहेगा। उसको भी स्टॉक मार्केट ने दरकिनार कर दिया। मुझे लग रहा है जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है वहां पर ट्रंप साहब के टैरिफ इस समय हावी हैं दुनिया भर की ग्लोबल मार्केट्स पर, उसको एक्लिप्स कर दिया है। हमारे अपने देश की जो अच्छी खबरें होती हैं उसको ऐसे लग रहा है कि एक्लिप्स कर दिया है ये इंटरनेशनल खबर ने, और जो ट्रेड वॉर छिड़ गया है। तो ये कुल मिला के रहा। बाकी ओवरऑल आउटलुक जो उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने अब न्यूट्रल से अकोमोडेटिव स्टैंस कर दिया है। जो लोग समझना चाहते हैं कि न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है, न्यूट्रल स्टैंस में क्या होता है कि आरबीआई रेट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, स्थिर भी रख सकता है। और जब हम न्यूट्रल से अकोमोडेटिव की तरफ मूव कर जाते हैं तो इसमें उन्होंने इस बात को बोला भी कि अब हम यहां से या तो इतना ही रखेंगे या इसको घटाएंगे। तो ये अकोमोडेटिव स्टैंस हो गया। तो ये लोगों के समझने की बात है। तीसरा होता है टाइटनिंग स्टैंड, जिसमें कि रेट ऊपर को जाते हैं। यस प्रियंका, तो ये अकोमोडेटिव है, यानी हम मोर रेट कट्स देख सकते हैं या फिर इसी लेवल पर हम कुछ समय रह सकते हैं। ये इंडिकेशन भी इस मॉनेटरी पॉलिसी से मिल रहे हैं। शरद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि लोन पर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। तो हमारे होम लोन की ईएमआई कम होगी। ऑब्वियसली इसका ट्रांसमिशन करने में बैंक कभी वक्त ज़्यादा लगा भी देते हैं, पर अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को फ़ायदा मिलेगा। मैं आपसे महंगाई की बात करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में महंगाई दर 4% रहने का अनुमान दिया है और फरवरी में यही अनुमान इनका 4.2% का था। और पहली तिमाही में महंगाई की दर 3.6% पर जाएगी, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8% और फिर चौथी तिमाही में थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। तो ये जो महंगाई को लेकर के है, जो आरबीआई को ऐसा कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं कि महंगाई में एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अभी कुछ महीने पहले ये सबसे बड़ा मुद्दा था, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाना, और अब महंगाई को लेकर वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपको सही लग रहा है? देखिए, अगर आप क्योंकि हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो यहाँ तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि महंगाई बिल्कुल ओवरकम हो गई, आपका सवाल भी मुझे पता है वहीं से निकल के आ रहा है कि बहुत सारी चीजें आज भी आप लेने जाएं तो आपको पिछली बार से महंगी दिखती हैं। आप ग्रोसरीज, अपने किचन का सामान लेने जाएं तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि महंगाई कंट्रोल में आ गई। जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस परेशानी जहां पर थी और परेशान जिससे जनता थी, वो थी फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल में आई है। आप अगर सब्जियों के दाम, फ्रूट्स के दाम और जो खाने पीने का जो आपके किचन की थाली होती है उसके अगर आप दाम देखेंगे तो कुछ हद तक कंट्रोल में आई है। जो सीपीआई होता है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, वो एक बास्केट ऑफ गुड्स से बनता है। तो बास्केट ऑफ गुड्स, उसको नाप करने का एक तरीका है। अब वो उस तरीके से ही वो मेजर किया जाता है, उस तरीके से आंकड़े आते हैं। हालांकि लोग जमीनी तौर पे जब जाके देखते हैं तो ये भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया, सरकार कहती है कि सस्ता हो गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा रहेगा, ये जब तक हम सीपीआई का मेथोडोलॉजी जो है वो बदलेंगे नहीं। क्योंकि सीपीआई के बास्केट में जितने गुड्स आते हैं, मुझे लगता है उस बास्केट को बदलने की जरूरत है। क्योंकि ये सच है कि आज भी आपको बहुत सारी चीजें महंगी मिलेंगी, जबकि 3.61 कुल फरवरी का सीपीआई आया था। और ये अगर आप अक्टूबर में देखें पिछले, तो ये 6.21 था। उस समय सब्जियों के दाम, दालों के दाम, फ्रूट्स के दाम अपनी चरम सीमा पे थे। मॉनसून की वजह से सारी सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी, वगैरह वगैरह। तो वैसे कहने को, हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुई है, उसमें फूड इन्फ्लेशन के कम होने का बहुत बड़ा रीजन रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ हद तक महंगाई कंट्रोल में आई है। देखिए, मैं एक बहुत बैलेंस्ड व्यू दूंगा। बैलेंस व्यू के हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ हद तक महंगाई कंट्रोल में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि आप अभी भी सामान लेने जाएंगे तो आपको कुछ सामान पिछली बार से हमेशा महंगा मिलता है। तो महंगाई को लेके उन्होंने ये सेटिस्फैक्शन दिया। जीडीपी ग्रोथ को लेके प्रियंका, उन्होंने सेटिस्फैक्शन दिया कि हम 6.5% पे होंगे। पहले उनका अनुमान 6.7 था। पर मुझे लग रहा है कुछ ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट उसको पीछे को खींचा है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिया है कि हम 6.5 पे रहेंगे। तो कुल मिला के हमारे देश की हालत प्रियंका ठीक ठाक सी है, पर बाकी की दुनिया में इस समय हालत जो है वो खराब है। आप ऐसा समझिए कि हमारे अपने घर में सब कुछ ठीक है, टाइम पे खाना मिलता है, आपस में हम हंस खेल के बैठ लेते हैं, खा लेते हैं, घर का गुजारा ठीक चल रहा है, कमाई ठीक ठाक है। पर मोहल्ले, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं,
उस मोहल्ले की हालत ठीक नहीं है, वहां पर बहुत अशांति फैली हुई है, तो हम क्या है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बाहर से कोई अंदर हम किसी को बुला नहीं पा रहे, दरवाजा हम खोलते हैं तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। अपने घर में सब ठीक ठाक, तो कुछ ऐसे हालात प्रियंका इस समय देश के दिख रहे हैं कि हमारे देश में फिर भी हालात काफी ठीक है, पर बाहर बाकी की दुनिया में हालात इस समय बहुत खराब है। अभी थोड़ी ही देर पहले प्रियंका, थोड़ी ही देर पहले, आपसे पहले मैं एक टीवी चैनल पे था और वहां मैं इस पर एक शो कर रहा था कि चाइना ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया है, जो उनके ऊपर 104% टैरिफ लगा दिया है। $400 बिलियन से भी ज्यादा अमेरिका चाइना से प्रियंका सामान लेता है। आप सोचिए अमेरिकी वासियों की क्या हालत होगी, और चाइना में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं अमेरिका के भरोसे चलती हैं, उनकी क्या हालत होगी। बहुत बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पर हो गई है, और पूरी तरह से ठनाठनी, पूरा एक फुल फ्लेज, मुझे लगता है जिंदगी में लोगों ने, ट्रम्प साहब जब पहले आए थे तो एक ट्रेड वॉर की बात हुई थी, पर इस बार जो ट्रेड वॉर हुआ है, मुझे लगता है हमने अपनी जिंदगी में इतना फुल स्केल ट्रेड वॉर शायद पहले नहीं देखा होगा। और बकायदा कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, टिट फॉर टैट, वो एक पंच करते हैं, वो दूसरा पंच करते हैं, फिर उधर से बयान आते हैं, कुछ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आरबीआई के गवर्नर साहब ने चिंता जताई है। बार बार उन्होंने अनसर्टेनिटी की बात करी है। वो सीधी तरीके से ट्रम्प साहब का नाम तो नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने उसको अनसर्टेनिटी के रूप में रखा है। शरद सर, एक बात बताइए, एक तरफ आरबीआई हमारे लिए लोन को सस्ता कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार ने बजट में कंजम्पशन को पुश देने के लिए टैक्स, जो टैक्सेबल इनकम की लिमिट को जो है वो इंक्रीज किया है, और प्लस ये पूरा टैरिफ को लेकर जो सिचुएशन क्रिएट हुई, आपने राइटली कहा हमारे घर में तो बहुत कुछ अच्छा है लेकिन हमारे मोहल्ले में तो बहुत टेंशन है। तो आप देख रहे सरकार जो चाह रही है, इन सब के बीच में क्या हमको जो ग्रोथ के नंबर्स हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, आर वी ऑन ट्रैक, या वहां आप देख रहे हैं कि वहां गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पूरी दुनिया एक परिवार है, भारत भी पूरी दुनिया का हिस्सा है। तो हम ये तो प्रियंका कभी भी नहीं कह सकते कि हम दुनिया में अगर इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, ट्रेड वॉर छिड़ जाता है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं, हम उससे बिल्कुल अछूते बैठे रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मैं ये कहूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं, और मैं फिर ब्लाइंडली जो है वो सरकार की पॉलिसीज को या सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूं। एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं ये कहूंगा कि अगर हमारी 145 करोड़ की जनता अपने आप में एक दुनिया है, इस बात पे हम इनकार नहीं कर सकते। 60% हमारी इकोनॉमी प्रियंका कंजम्पशन से बनती है, यानी कि आप और हम जब जाके सामान दुकानों से खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। 60% तो बहुत बड़ी मात्रा है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है। $800 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। बहुत सारी फैक्ट्रीज जेम्स एंड ज्वेलरी में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, सी फूड में, और टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स में, और मशीनरी इक्विपमेंट में, कुछ फूड प्रोडक्ट्स में हम अमेरिका सामान भेजते हैं। तो एक GTRI है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव नाम से एक संस्था है, वो और मेरी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस टीम है। हमने एनालिसिस किया तो करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर का हमारे देश पे, अमेरिका पे ये जो टैरिफ लगा है 26%, इसका हमारे ऊपर सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। यानी कि करीब 50,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट वहां पर फर्स्ट रिएक्शन में प्रभावित हो सकता है शॉर्ट रन में। पर अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमें थोड़ा सा फायदा भी दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने चाइना के ऊपर 104% ड्यूटी लगा दी है, और चाइना से बेहिसाब सामान प्रियंका जाता है अमेरिका। $400 बिलियन से भी ज्यादा का सामान चाइना एक साल में अमेरिका में भेजता है। आप सोचिए कितनी बड़ी फिगर है $400 बिलियन, और उसमें छोटी छोटी फुटवियर से लेके, खाने से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, कपड़ों से लेके, बहुत लंबी लिस्ट है जो वहां जाती है। मुझे तो अमेरिकन की चिंता हो रही है, वो बेचारे कैसे इतने महंगे सामान को, तो अगर वो सामान आना रोक देंगे वहां पर तो शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर सामान आने देते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी। उनके अपने दोस्त जो है इलॉन मस्क साहब, वो उनकी आपस में, अब मुझे लग रहा है कुछ दिन में वो अलग ना हो जाएं, क्योंकि उनकी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, उसके तो कंपोनेंट सारे चाइना से आते हैं। तो देखिए, इस सारे ग्लोबल हलचल में भारत को फायदा कहां मिल सकता है कि अगर 104% पे चाइना से आ रहा है, 26% पे भारत से आ रहा है। मान लेते हैं ट्रम्प साहब अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और यहां से यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन जाता है, तो भारत को एक टैरिफ आर्बिट्रेज हम कहते हैं इसको, भारत को टैरिफ आर्बिट्रेज की हमें एडवांटेज मिलेगी। यानी कि अगर वो चाइना से मंगाता है तो 104% टैरिफ, भारत से मंगाता है तो 26% टैरिफ। तो भारत में अगर हम इस समय वॉर फुटिंग पर मेक इन इंडिया और फैक्ट्रीज को अगर हम सुदृढ़ बनाएं, फैक्ट्रीज में हम क्वालिटी इंप्रूव करें, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करें, और जो क्वालिटी चाइना, वियतनाम, कंबोडिया
बांग्लादेश वहां पर भेज रहा था, अगर हम उन्हीं मापदंडों पर, उन्हीं पैरामीटर्स पर खरे उतर जाते हैं तो उनका लॉस हमारा फायदा बन सकता है। पर इसको हम कितनी जल्दी कर पाएंगे, ये तो सरकार की नीतियों पर और हमारे यहाँ के जो उद्यमी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो केपेक्स करें और जल्दी जल्दी उस मार्केट को कैप्चर कर लें। पर फिलहाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दो अलग अलग किस्म से हवा चल रही है। एक हवा हमारे देश की हमारे फेवर में चल रही है, जो आपने सारी बातें कही, कंज्यूमर लोन सस्ते हो रहे हैं, मॉनसून अच्छा आ रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पौने $700 बिलियन पे पहुंच गए हैं, हमारा टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स का 20% ऊपर है, जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पास पहुंच रहा है। एक तो ये हवा चल रही है जो फेवर में चल रही है, एक हवा हमारे अगेंस्ट चल रही है जो कि दुनिया में मंदी ला सकती है। अगर दुनिया में मंदी आती है तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रियंका, कैस्केडिंग एंड रिपलिंग। इट विल डेफिनेटली हैव अ कैस्केडिंग एंड रिपलिंग इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी ऑल्सो। हम उससे पूरी तरह से इम्यून या अछूते नहीं रह सकते हैं, वो हेडविंड्स का हमें सामना करना पड़ेगा। तो अगर उस मंदी का भारत पे भी असर होता है तो लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए, खासकर जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो लोग एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे एमएसएमईज हैं प्रियंका, छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जो कि इन बड़े एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ डायरेक्ट भी करते हैं, और बड़ी कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ तो सोना बीएनडब्ल्यू है, मदरसन सुमी है, टाटा मोटर्स है, आयशर मोटर्स है, कितनी सारी टेक्सटाइल कंपनीज हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड, जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, सूरत आप जाएं तो इतने सारे आपको जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्टर्स मिलेंगे। उन सबकी थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है, और आप मानेंगे नहीं, जिस दिन टैरिफ की घोषणा हुई उस दिन गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बाद अमेरिका से फोन आने शुरू हो गए। फोन पे वो कह रहे थे, भैया अपनी कीमत प्लीज 15-20% घटा लीजिए, क्योंकि आपका सामान यहां पर आएगा, उस पर और 26% लग जाएगा, 20% आप घटा लो, 6% हम एडिशनल बियर कर लेंगे। उनका तो मार्जिन ही बेचारों का 15-20% का होता है, कुछ का तो 10-15% का मार्जिन होता है। मैंने उनसे बात करी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो मुझे लग रहा है कुछ मिला जुला माहौल है, देश में सब अच्छा है, घर के अंदर सब ठीक चल रहा है, पर जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर देखते हैं तो बाहर थोड़ी सी अशांति दिखाई दे रही है। ओके, सो आपको लग रहा है कि हाँ, दिस ट्रेड वॉर जो है इसका इफेक्ट हम देखेंगे अपने देश पर, और हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का एक अच्छा मौका भी ये हो सकता है। लेकिन जो आज आरबीआई गवर्नर ने जो जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा दिया है, आपने भी इसका अभी जिक्र किया था, 6.5 रहने का अनुमान वो दे रहे हैं। सो एक मामूली 20 बेसिस पॉइंट की ही कमी का प्रोजेक्शन है, तो ये तो पॉजिटिव इंडिकेशन है जहां तक इंडियन इकोनॉमी की बात है, क्योंकि हम अगर इस रिसेशन में भी केवल डाउनग्रेड जो है केवल 20 बेसिस पॉइंट का अगर दे रहे हैं सर, तो ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सिग्नल है। बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए, आरबीआई गवर्नर साहब का अगर वो पेसिमिस्टिक बात भी करेंगे तो कभी भी वो डायरेक्टली इस तरीके से हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक इस तरीके से नहीं बोलेंगे। वो हमेशा ये बोलेंगे हमारा जीडीपी एस्टिमेट इतना है। हाउएवर, जो हेडविंड्स है, जो टेलविंड्स है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आप अगर स्पीच को, जो स्पीच सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगी, उसको अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने गिना था करीब 5-6 बार उन्होंने अनसर्टेनिटी का जिक्र किया। तो उन्होंने हर चीज के आगे राइडर लगा दिया। उन्होंने जीडीपी ग्रोथ के आगे राइडर लगा दिया, उन्होंने इन्फ्लेशन की जब बात करी तो राइडर लगा दिया, उन्होंने जब फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करी राइडर, उन्होंने हर चीज के आगे उस अनसर्टेनिटी का। और वाकई वो सच भी है, क्योंकि देखिए वैश्विक परिस्थिति प्रियंका, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम अपने देश के पैरामीटर्स को, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन के लिए कदम उठा सकते हैं, हम जीडीपी को बूस्ट देने के लिए सरकारी नीतियां बदल सकते हैं, हम अपने टैक्स कलेक्शंस के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं, पर हम ग्लोबल ऑर्डर के लिए वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये हम अनसर्टेनिटी हम इतना एस्टिमेट कर रहे हैं, परंतु अगर कुछ बाहर होता है तो ये एस्टिमेट हमारे गलत भी हो सकते हैं। तो साइलेंट मैसेज यही होता है कि ये हम इतना एस्टिमेट कर रहे हैं, पर अगर कल को कुछ हो जाता है। अब ऐसे तो प्रियंका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। ट्रंप साहब कह रहे थे मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, वहां तो युद्ध और घमासान हो गया है। गाजा में वो कह रहे थे मैं रुकवा दूंगा, वहां और घमासान हो गया है। अगर यहां से जियोपॉलिटिकल ईरान और यूएस की टेंशन खड़ी हो गई है, चाइना ताइवान की टेंशन और बढ़ गई है, तो एक तरफ तो वो कह रहे थे तो वो नाकामयाब रहे, अगर मैं ये कहूंगा क्षमा मांगते हुए कि उनकी कामयाबी इसमें नहीं रही। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो ये सारे नंबर्स तो बिल्कुल कोई मायना ही नहीं रखते, क्योंकि फिर तो आपको जस्ट फ्लो विद द विंड जिसको कहते हैं, यू विल जस्ट हैव टू फ्लो विद द विंड। जैसी वैश्विक माहौल होगा उस तरीके से। तो मैं तो लोगों को प्रियंका, आज मैं मनी 9 के जितने फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं उनको आपकी इजाजत से एक सलाह देना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो तो मैं दूंगा। बिल्कुल इजाजत है सर, इसलिए तो आपको लाए हैं, आपकी सलाह सुननी इस वक्त में टर्मोइल और अनसर्टेनिटी में बहुत जरूरी है।
जी हाँ, तो मैं सलाह बहुत बहुत संक्षेप में दूंगा। देखिए, अगर ये मंदी वैश्विक लेवल पे आती है, जिसका अब जेपी मॉर्गन ने तो 60% कह दिया मंदी आएगी, मॉर्गन स्टैनली ने 45% कह दिया, और भी बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने इस मंदी की अब फोरकास्ट कर दी है। और ट्रंप साहब जिस तरह जिद पे अड़े हुए हैं, ये मंदी आना लगभग तय है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे डिसरप्ट होंगी, अमेरिका में महंगाई फैलेगी, और उसका असर अमेरिका छींक मारता है प्रियंका, जुकाम दुनिया को लग जाता है, ये हम ट्रेड सर्कल्स में बोलते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए, अगर मंदी आने की और नौकरियां जाने की नौबत आती है और भारत में भी उसकी दस्तक सुनाई देती है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपनी नौकरी को पकड़ के रखिए। मैंने देखा है लोग नौकरियों की ना शॉपिंग करते रहते हैं, एक जगह काम करते हैं, 4 जगह साथ साथ ट्राई करते रहते हैं। अब बहुत साल हो गए यार, यहाँ पर कुछ चेंज होना चाहिए, तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, मुझे लगता है मेरे काम का पूरा मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। एक तो नौकरी को अपने पकड़ के बैठ जाइए, नौकरी के साथ खिलवाड़ मत करिए, पहली। दूसरी सलाह है, आपने कोई बड़ा खर्चा अगर सोचा हुआ है, अपने हाथ में लिक्विडिटी रखिए। अगर वो टल सकता है, देखिए शादी वगैरह फिक्स कर दी है तो मैं कुछ नहीं बीच में आऊंगा, आप कहेंगे ये शादी रुकवाने पे आ गया, पर और कोई बड़ा खर्चा अगर टल सकता है तो उसको टाल दीजिए। अपनी सेविंग्स को अपने पास रखिए, लिक्विडिटी को अपने पास बना के रखिए, और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में अभी मत जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। 2 दिन पहले तूफान मचा, कल रिबाउंड आया, आज फिर लाल निशान में है, तो ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ट्रंप साहब के मूड के हिसाब से ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्स भी ऊपर नीचे जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस समय ये दो तीन बातें बांध के रखनी चाहिए, और ये 2-3 बात आप संभाल के रखेंगे तो आपको उस मंदी से का सामना करने में, उस मंदी को फेस करने में आसानी रहेगी, और आप उसको आसानी से आगे ले जा पाएंगे। तो यही कुल निकल के आता है। आरबीआई गवर्नर साहब ने बहुत काम, बहुत कूल, एक शांत मन से उन्होंने स्पीच दी थी। तो उनकी स्पीच को प्रियंका हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो हम लोग तो क्या करते हैं एज एनालिस्ट, हम तो रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं, जो वो बोल रहे हैं वो तो कान में जा ही रहा है, उसके लिए क्या एफर्ट करना है। हम तो बीच में हिडन मैसेज क्या है, तो हिडन मैसेज अनसर्टेनिटी का है। बाकी जीडीपी, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व्स, उन्होंने जितनी भी बातें करी, लिक्विडिटी का भी उन्होंने जिक्र किया, लिक्विडिटी हमारी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं, थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी पे हम बात करें प्रियंका, कि लोग आगे आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि अकोमोडेटिव स्टैंड सब हो गया है, तो अपनी एफडी के रेट्स भी नीचे जाते देखने को मिलेंगे। तो हैरान मत होइएगा अगर आपको लगे कि आपके एफडी के रेट्स भी यहां से कम हो गए हैं, और अब तो एफडी पे उतना ब्याज नहीं आता। बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं जो कि अपने एफडी के इंटरेस्ट के सहारे चलते हैं, तो यहां से आपको एफडी के रेट्स भी आने वाले कुछ महीनों में कुछ हद तक नीचे, इमीडिएटली नहीं पर आने वाले महीनों में नीचे जाते दिख सकते हैं। तो ठीक है, तो एफडी के रेट गिरेंगे, उसके लिए तैयार रहिए, और अपने आप को कैसे आपको जो है एक तरह से ट्रेड वॉर रेडी बनाना है, ये कुछ टिप्स जो है शरद सर ने अभी हमको दिए हैं। थैंक यू सो मच शरद सर फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। और वो जो बिटवीन द लाइन रीडिंग थी ना, वो बड़ी जरूरी थी, जो आपने डिकोड करके हमें बताया है, और इसका लबोलबाब यही निकलता है, अनसर्टेन टाइम है, थोड़ा सा आपको अपने आप में भी संयम रखना, अपने खर्चों में, अपनी नौकरी को लेकर के बड़े खर्चों में। थैंक यू सो मच शरद सर, फिर होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच।